मेरे हाथ में पास्ट पेपर है, कोई असला तो नहीं है, और आपको एमसीक्यूज़ की तैयारी करवा दूँ, कोई मसला तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। जी हाँ, बिल्कुल ठीक गेस किया आपने। अब से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर कॉमर्स के तमाम सब्जेक्ट्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पास पेपर्स को हम सॉल्व करेंगे, मॉडल पेपर को भी सॉल्व करेंगे और सबसे ज़रूरी बात कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टेस्ट भी मैंने बना लिए हैं। और जब हम इन एमसीक्यूज़ की तैयारी कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको एक पेपर भी दूंगा जिसको आपने सॉल्व करना है और डेफिनेटली उस पेपर को चेक करके भी आपको बता दूंगा कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे पेज कॉमर्स ऑनलाइन को जो कि फेसबुक पर मौजूद है लाइक करना ना भूलिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, हमारे ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन को ज्वाइन कीजिएगा। उसमें मॉडल पेपर्स भी पड़े हैं और मैं बहुत सा मटेरियल उसमें अपलोड टाइम टू टाइम करता रहूँगा ताकि आपको किसी भी चीज़ के लिए परेशान होना ना पड़े। आपको नोट्स, गेस्ट पेपर्स, क्विज़ेस, तमाम चीज़ें अब कॉमर्स ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से मिलेंगी। तो आज हम सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग के 2019 के पास पेपर्स को सॉल्व करने जा रहे हैं और पास पेपर्स को हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। और डेफिनेटली उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन पेपर भी बनाया हुआ है जिसको आप सॉल्व करेंगे और ये इस बात और ख़ुद को एसेस करेंगे कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। 2019 का पहला क्वेश्चन मेरे पास है। क्यों परेशान हो गए कि भाई सर के पास तो पास पेपर है, आप तभी पास पेपर लेके बैठे नहीं है? तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने जी। 2019 का पहला क्वेश्चन आपके पास है। इन अ सिंगल एंट्री सिस्टम बैलेंस शीट इज रेफर्ड एज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, रिटेन्ड अर्निंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। 1996 का अगर आप पेपर देखें तो वहाँ पर आपसे दो रिक्वायरमेंट पूछी गई हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ। तो डेफिनेटली बैलेंस शीट सिंगल एंट्री में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के नाम से जानी जाती है और यही हमारा राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि कोई भी इदारा, कोई भी कंपनी एट द टाइम ऑफ परचेजिंग न्यू फिक्स एसेट उस वक्त करता है या ऐसा खर्चा करता है जो कि उसे वंस इन अ वाइल करना होता है जिससे उस एसेट्स की लाइफ बढ़ जाती है। ये हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यार ये तो वो खर्चे हैं जो कि या तो कोई कंपनी मशीन ख़रीदते वक्त करती है या ऐसी मेजर ओवरहॉलिंग करती है जिसकी वजह से उसकी मशीन की लाइफ बढ़ जाए। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो रिकरिंग होते हैं, बार बार करते हैं। एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे आपने मोटरसाइकिल ली, मोटरसाइकिल, और उसको अल्टर करवा दिया। लड़के जानते हो कि मोटरसाइकिल को अल्टर करवाना क्या होता है। तो भाई अगर उसको अल्टर करवा दिया जिससे उसकी स्पीड बढ़ गई, उसकी लाइफ बढ़ गई, तो ये हमारा कौन सा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अगर आपने मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करवाई है जो कि आपको हर मंथ करवानी है, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर होगा? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। अब देखते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। देख लो भाई, एमसीक्यूज़ में कह रहा है कि भाई दिस इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फायर इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इम्पोर्ट ड्यूटी और इंस्टॉलेशन। तो डेफिनेटली अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यार इंश्योरेंस इन ट्रांजिट तो एक ही बार होगा जब आपने मशीन मंगवाई, बाहर से मंगवा रहे हैं और उस वक्त रास्ते में इंश्योरेंस करवाया, तो ये इंश्योरेंस इन ट्रांजिट एक ही बार होगा, तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है इम्पोर्ट ड्यूटी। डेफिनेटली एक ही बार मशीन बाहर मुल्क से यहाँ पाकिस्तान आएगी, बार बार तो नहीं आएगी, तो वन टाइम एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इंस्टॉलेशन, जब आप मशीन बेसिकली जब बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में आती हैं तो उनको यहाँ असेंबल किया जाता है और फिर उसको इंस्टॉल किया जाता है, तो ये इंस्टॉलेशन चार्जेस भी वन टाइम पे करने पड़ते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ कोई फिक्स एसेट, कोई मशीन। तो ये भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन हमारे पास जो फायर इंश्योरेंस है ये हम मंथली बेस पे, क्वार्टरली बेस पे, ईयरली बेस पे बार बार करवा रहे होते हैं, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो फायर इंश्योरेंस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास द एक्सपेक्टेड रियलाइज वैल्यू ऑफ अ फिक्स एसेट एट द एंड ऑफ, क्या हुआ फिर सवाल नज़र नहीं आ रहा? भाई तंग नहीं करो, एग्जाम्स हैं बच्चों के, पढ़ने दो उनको। चलो ऊपर आओ, शाबाश, आ गया। तो क्वेश्चन है द एक्सपेक्टेड रिलायबल वैल्यू ऑफ अ फिक्स एसेट एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ इज कॉल्ड बुक वैल्यू,
फिक्स वैल्यू, साल्वेज वैल्यू एंड कॉस्ट। मैं आज इस बुक वैल्यू बताता चलूँ ताकि आपको पता चल सके कि बुक वैल्यू क्या होती है, क्योंकि इसका सामना आपको बार बार करना पड़ेगा। बुक वैल्यू बराबर होती है कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। तो बुक वैल्यू कैसे निकालते हैं? कॉस्ट में से आप अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो ये आपके पास बुक वैल्यू आ जाती है। तो डेफिनेटली ये क्या होती है? ये आपको मशीन की किसी पर्टिकुलर ईयर में वैल्यू बता रही होती है। लेकिन सवाल में आपको कह रहा है कि भाई एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, जब मशीन की लाइफ ख़त्म हो जाए। अच्छा, मशीन की जब लाइफ ख़त्म हो जाती है तो आप क्या करते हैं? मिसाल के तौर पर आपने एक वॉशिंग मशीन ली और भाई अब उसकी लाइफ ख़त्म हो गई। लाइफ ख़त्म हो गई यानी अब वो उसके मैकेनिक ने बोला कि भाई अब तो ये बनेगी भी नहीं, अब इसको क्या करो? बिल्कुल ठीक, इसको स्क्रैप में बेच दो, इसको भुजबड़े में बेच दो, इसको स्क्रैप कर दो। तो ये वैल्यू हमारे पास कहलाती है साल्वेज वैल्यू, जो कि हमारा राइट आंसर है। यानी जब मशीन की लाइफ ख़त्म हो जाए तो उस वक्त मशीन की जो वैल्यू होगी वो साल्वेज वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। वंस अगेन क्वेश्चन आ गया डेप्रिसिएशन का। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने डेप्रिसिएशन को एक्सप्लेन किया डीपली कि भाई डेप्रिसिएशन क्या होता है और एमोटाइजेशन क्या होता है और डिप्लीशन क्या होता है। तो यहाँ कार्ड पर डेफिनेट आप लाजमी क्लिक कीजिएगा। कार्ड पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो लाजमी मिलेगी जिसमें आप देख सकते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन क्या है। बहुत डिटेल में मैंने स्टडी करा है और उसमें मैंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी एक्सप्लेन किया है। लेकिन फिलहाल अभी इस एमसीक्यूज़ को देखिए ज़रा। इस एमसीक्यूज़ में आपको कह रहा है कि दिस इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, यानी इस पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो याद रखिए लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, लैंड की वैल्यू इंक्रीज होती है। डेप्रिसिएशन हमारा फिक्स एसेट पर लगता है अदर देन लैंड, क्योंकि दूसरे एसेट को जैसे जैसे हम इस्तेमाल करते हैं उनकी वैल्यू कम होती जाती है। गुडविल पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता, गुडविल पर लगता है एमोटाइजेशन। और ये क्या होता है उसके जानने के लिए आपको ये वीडियो लाजमी देखनी पड़ेगी। कौन सी? जो कि कार्ड में यहाँ मौजूद है। देन कोल माइन बेसिकली क्या होती है? जिससे कोयला निकलता है और इस पर लगता है हमारे पास डिप्लीशन। तो फिर कौन सा ऑप्शन रह गया? बिल्कुल राइट, मशीनरी इज द राइट आंसर और इस पर कैलकुलेट किया जाता है डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट आपके पास है साल्वेज वैल्यू इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट while computing depreciation under Machina method, unit of production method, diminishing balance method, sum of 8 digit method। ये जो हमारे पास तीनों फार्मूले, मशीन आर का फार्मूला हमारे पास है। मशीन आर का फार्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ इन आवर्स। इसके बाद आपको बोल रहे हैं यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, तो इसका फार्मूला भी है कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ इन यूनिट्स। फिर आपके पास है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है भाई कॉस्ट माइनस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय रेट। और आपके पास जो लास्ट है दैट इज सम ऑफ 8 डिजिट मेथड, उसका फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन। तो अब आप देखें साल्वेज वैल्यू इसमें भी है, साल्वेज वैल्यू इसमें भी है, साल्वेज वैल्यू इसमें भी है। दैट मीन्स के आवर मेथड में भी साल्वेज वैल्यू है। दैट मीन्स कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में भी साल्वेज वैल्यू है। दैट मीन्स कि सम ऑफ 8 डिजिट में भी साल्वेज वैल्यू है। लेकिन किस में साल्वेज वैल्यू नहीं है? यू आर राइट, आपके पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में साल्वेज वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके पास, ओल्ड पार्टनर डू नॉट रिड्यूस देयर कैपिटल अंडर। तो याद रखिए जब भी बात होगी आपके पास गुडविल मेथड की तो उसमें पुराने पार्टनर अपना कैपिटल कम नहीं करेंगे, ना ही नया पार्टनर अपना कैपिटल कम करेगा। ये गुडविल मेथड की पहचान है, हमेशा याद रखिएगा। बोनस मेथड में नया पार्टनर या पुराना पार्टनर अपना कैपिटल कम करने के लिए तैयार होता है, लेकिन गुडविल मेथड में बोलिए शाबाश, बिल्कुल ठीक,
नो पार्टनर इज़ रेडी टू रिड्यूस हिज कैपिटल। तो गुडविल मेथड में कोई पार्टनर अपना कैपिटल कम करने के लिए तैयार नहीं होता, लिहाजा हमारे पास गुडविल मेथड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके पास, इफ़ नथिंग इज स्टेटेड इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट द लॉस ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर इज बॉर्न बाय द। तो पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि भाई ये इंसॉल्वेंट पार्टनर क्या भला है। आपके पास दो तरह के पार्टनर होते हैं, एक होता है इंसॉल्वेंट और एक होता है सॉल्वेंट। जब कंपनी लिक्विडेट हो रही होती है, यानी पार्टनरशिप लिक्विडेट हो रही होती है, तो ऐसा होता है कि भाई फर्म को लॉस हो जाता है। लॉस इतना होता है कि पार्टनर्स के जो कैपिटल है जो मौजूद होता है कंपनी में, उससे ज़्यादा लॉस हो गया। तो अगर पार्टनर सॉल्वेंट है, इसका मतलब वो घर से अपना कैपिटल लेके आ सकता है। अगर पार्टनर क्या है, सॉल्वेंट है, तो वो घर से अपना कैपिटल लेकर आएगा और जो लॉस है उसको पूरा करेगा। लेकिन अगर पार्टनर इनसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट का मतलब उसके पास घर पे पैसे भी नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि वो इनसॉल्वेंट पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को बोलेगा कि भाई आप दे दो यार। तो अगर कुछ भी नहीं मेंशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट में, तो फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, वो जो पार्टनर इनसॉल्वेंट हो गया है उसके लॉस को पूरा करेंगे। कैसे पूरा करेंगे, इक्वली पूरा करेंगे या अकॉर्डिंग टू देयर शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट एमसीक्यू में कह रहा है, इफ़ वन ऑफ पार्टनर्स हुज कैपिटल इज़ 40,000 with a 1/3 share is paid 55,000 at the time of retirement, the goodwill of the firm will be। कि अगर एक पार्टनर है, उसे कैपिटल 40,000 है और उसका शेयर 1/3 है और हम उसको पे कर रहे हैं 55,000, इसका मतलब हम उसको पे कर रहे हैं 55,000 और उसका कैपिटल कितना है 40,000। उसको कितने पैसे इजाफी मिल रहे हैं, उसको मिल रहे हैं 15,000 रुपये। तो बोल रहे हैं ये गुडविल है। अच्छा, ये गुडविल तो एक की है, पूरी फर्म की गुडविल क्या होगी। हमने कहा भाई ये 15,000 बराबर है 1/3 के, और मुझे अब मालूम करना है क्या, टोटल फर्म का पार्ट। टोटल फर्म का पार्ट कितना होगा 3। तो मैं कहता हूँ भाई 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ जाएगा 45,000 और यही मेरा आंसर है। यानी पूरी फर्म की जो गुडविल है वो 45,000 रुपीज़ है। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास है, आ जाओ भाई, नहीं तंग किया करो, एग्जाम्स हैं, चलो शाबाश ऊपर आओ, वेरी गुड। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके पास है, द समरी ऑफ इवेंट्स और ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कॉल्ड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। डेफिनेटली ये आंसर नहीं हो सकता इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, क्योंकि सवाल में आपको बोल रहा है कि आपको समरी ऑफ इवेंट्स और ट्रांजैक्शन बनानी है जब फैमिली डिसॉल्व हो रही हो। डिसॉल्व हो रही हो मतलब ख़त्म हो रही हो। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, तो राइट आंसर है वो डिसोल्यूशन समरी है, यानी लिक्विडेशन समरी है जो कि हम फर्म के ख़त्म होने पर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अकाउंट विच इज़ ऑपरेटेड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर फर्म इज़, यानी वो अकाउंट जो कि हम बनाते हैं जब फर्म डिसॉल्व हो रही हो। पहला है रीवैल्यूएशन। याद रखिएगा, रीवैल्यूएशन का मतलब है हम दोबारा से रीवैल्यूएट कर रहे हैं एसेट को, और ये उस वक्त करते हैं जब कोई पार्टनर कारोबार में आ रहा हो या कोई पार्टनर कारोबार से रिटायर हो रहा हो, तो उस वक्त हम अपनी एसेट्स की वैल्यू करते हैं कि भाई हमारे एसेट कितने हैं ऐसा। दूसरा रीअफर्मेशन। रीअफर्मेशन का मतलब है कंफर्म करना, देखना दोबारा कि भाई हाँ वही मामलात हैं या नहीं, जितनी यानी चीज़ें लिखी हुई हैं वो वैसी हैं या नहीं। रियलाइजेशन, असल में हम रियलाइज़ करवा रहे होते हैं, यानी देख रहे होते हैं, सेल कर रहे होते हैं कि चीज़ें हमारे एसेट्स कितने के। जब हम कारोबार ख़त्म करेंगे तो हम रियलाइज़ करवाएंगे कि भाई ये हमारा एसेट है, ये कितने का जाएगा, कितने का गया, ये कितने का बिका, और जो हमारी लायबिलिटी है इससे कितने पैसे दिए, कितना इससे मुनाफा हुआ। तो बेसिकली रियलाइजेशन वो अकाउंट है जो कि हम एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, यानी जब फर्म को ख़त्म कर रहे हों तब बनाते हैं, यानी फर्म को जब लिक्विडेट कर रहे हों तब बनाते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास मौजूद है स्क्रीन पर, दिस अकाउंट अपीयर्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि हम बनाते हैं नॉन प्रॉफिट कंसर्न में, तो उसमें ये अकाउंट आता है। तो भाई कौन सा अकाउंट आता है, पहले बोल रहे हैं एक्रूड सब्सक्रिप्शन। याद रखिएगा हम इनकम की बात कर रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो
जाहिर है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करें तो अकाउंट भी वही शामिल करेंगे, या तो वो इनकम का हो या एक्सपेंस का हो। एक्रूड सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है। एक्रूड सब्सक्रिप्शन यानी हमने काम कर लिया लेकिन पैसे लेना अभी बाकी है, या वहाँ एसेट होगा, इसमें हम शामिल नहीं करेंगे। दूसरा सब्सक्रिप्शन इनकम, वर्ड से ही ज़ाहिर है इनकम का अकाउंट है तो ये हेडिंग लगती है, उसमें ये अकाउंट शामिल होता है हमारे पास। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में रिसीव किया, ये अनअर्न्ड होगा, कमाया तो नहीं है ना, लायबिलिटी है तो इनकम तो नहीं है, ये तो इसमें शामिल नहीं करेंगे। देन सब्सक्रिप्शन पेबल, ये आपने एक लायबिलिटी है जो कि अदा करनी है, अभी तक आपने अदा नहीं की, यानी एक्रूड एक्सपेंस है, लायबिलिटी है, क्या है, लायबिलिटी पेबल, तो ये भी इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारे पास जो अकाउंट आएगा वो सब्सक्रिप्शन इनकम की है। नेक्स्ट आपके पास है दिस वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज़ डेबिटेड व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर आर मेड। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर जब होते हैं ना, तो मैंने आपको बताया कि भाई उसमें क्या करते हैं हम, मशीन यानी जो भी एसेट है उसकी कीमत बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हम तमाम खर्चों को मशीन की कीमत में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो भाई जब कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसे हम कहाँ ऐड करेंगे, मशीन की कीमत में या किसी फ़िक्स एसेट की कीमत में, जिस फिक्स एसेट की मद में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, फिक्स एसेट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट्स में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट किए जाते हैं। अच्छा, दूसरा आपके पास क्वेश्चन है एक्सेस अमाउंट पेड टू डिबेंचर होल्डर एट द टाइम ऑफ इट्स मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब क्या है, मैच्योरिटी का मतलब ये है कि भाई आपने एज ए कंपनी लोगों को डिबेंचर सेल किए 5 साल के लिए और उन्हें कहा कि 5 साल बाद मैं आपको ये जो 100 रुपये का डिबेंचर बेच रही हूँ, आपसे जब ये डिबेंचर वापस लूँगी एज ए कंपनी तो मैं आपको 105 रुपये वापस करूँगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एक्सेस अमाउंट आप पे कर रहे हो, कितने रुपए, 5 रुपये, जब आप उनको 5 साल बाद उनसे ये डिबेंचर क्या करोगे, ख़रीदोगे। दोबारा बताऊँ, आप एज ए कंपनी लोगों को डिबेंचर देते हो और उनसे 100 रुपये लेते हो। मिसाल के तौर पर कंपनी ने मिस्टर ए से 500 रुपये लिए, कंपनी ने डिबेंचर दिया मिस्टर ए को और मिस्टर ए ने 100 रुपये दे दिए कंपनी को। 5 साल बाद कंपनी इस 100 के बजाय दे रही है 105 और ये जो डिबेंचर है ये वापस ले रही है, क्योंकि डिबेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, वापस लेना है। अब ये जो एक्सेस अमाउंट पे कर रहे हैं ना, ये कहलाता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब होता है वापस करना, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का मतलब आप एक्सेस अमाउंट दे रहे हो उस अमाउंट से जो कि आपने क्या की है, इनिशियली तौर पर दी है। तो इनिशियली तौर पर अगर आप 100 रुपये आपने लिए हैं और रिटर्न कर रहे हो 105, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होगा। नेक्स्ट आपके पास है दिस आइटम इज़ टू बी एडेड टू अनएडजस्टेड प्रॉफिट इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इन सिंगल एंट्री। देखो वो बोल रहा है कि ये आइटम ऐड होगा, ये आइटम ऐड होगा किसमें, सिंगल एंट्री में। अच्छा जी, सिंगल एंट्री में ये आइटम ऐड होगा तो याद रखिए प्रीपेड, क्या चीज़, प्रीपेड आपके पास ऐड हो जाते हैं, रिसीवेबल्स आपके पास ऐड हो जाते हैं, और जो भी आपकी लायबिलिटीज़ है वो हम लेस कर देते हैं, यानी एक्रूड एक्सपेंस लेस कर देते हैं, एक्रूड इनकम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्रूड इनकम, इसका मतलब आपने लेने हैं पैसे, सर्विस दे दी है, पैसे लेने हैं, ये आपने ऐड करना होता है। एक्रूड एक्सपेंस इसका मतलब ये है कि आपने खर्चा कर लिया लेकिन पैसे भी देना बाकी है, ये लायबिलिटी है, ये आप लेस करते हैं। अर्नड इनकम आपके ऊपर लायबिलिटी होती है और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेफिनेटली वो भी लेस होता है। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ एक्रूड इनकम आप ऐड करते हैं, क्योंकि ये आपका एक तरह का रिसीवेबल होता है, आपने लेना है फ्यूचर में एक बंदे से, एक कंपनी से। नेक्स्ट आपके पास है इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्यूमुलेटेड फंड मीन्स
इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्यूमुलेटेड फंड मीन्स कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक्यूमुलेटेड फंड का क्या मतलब होगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक्यूमुलेटेड फंड का मतलब होगा कैपिटल फंड। एक्यूमुलेटेड फंड किसके बराबर है? कैपिटल फंड के। एक और बात बता दूं, डेफिसिट बराबर होगा लॉस के और सरप्लस बराबर होगा प्रॉफिट के। बोलिए दोबारा, शाबाश। डेफिसिट बराबर होगा लॉस के और प्रॉफिट बराबर होगा सरप्लस के। कैपिटल बराबर होगा किसके? एक्यूमुलेटेड फंड के। आई थिंक आपको बात अब समझ में आ रही होगी। और नेक्स्ट आपके पास है रियलाइजेशन अकाउंट इज़ यूज टू क्लोज दिस अकाउंट। याद कीजिए मैंने इससे पहले MCQs में बताया था कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। बिल्कुल आपको सही समझ में आया और आपने ठीक गेस किया, जिसमें हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ को क्लोज करते हैं ताकि उन एसेट्स को सेल आउट करके पता चल सके कितने पैसे फर्म के पास आए। ये कब बनाते हैं? ये लिक्विडेशन ऑफ द समरी में बनाते हैं, यानी जब फर्म को हम लिक्विडेट कर रहे हो, डिज़ोल्व कर रहे हो तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं हम एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, एसेट्स को देखते हैं, एसेट्स को क्लोज करते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंस का उससे ताल्लुक़ ही नहीं होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हम लिक्विडेशन समरी बैलेंस शीट से बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट से नहीं, और इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्लेयर्ड कैश डिविडेंड इज कंपनीज। पहला ऑप्शन है करंट लायबिलिटी, दूसरा ऑप्शन है रेवेन्यू, थर्ड ऑप्शन है कैपिटल और फोर्थ ऑप्शन है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लेकिन जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड करती है तो वो विद इन 3 मंथ्स पे करती है या विद इन 6 मंथ पे कर देती है, इससे ज़्यादा डिले नहीं कर सकती। तो ये जो डिक्लेयर्ड कैश डिविडेंड होता है ये आपका करंट लायबिलिटी होता है। और आपको याद होगा कि जब आपने रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट बनाया होगा तो उसमें आप एंट्री बनाते हैं रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और कैश डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, क्योंकि आप ऐलान कर रहे होते हैं कि हम डिविडेंड देंगे लेकिन अभी तक डिविडेंड दिया नहीं होता। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्डिनरी शेयर्स आर द कंपनीज। तो ऑर्डिनरी शेयर होते हैं वो कंपनी के कैपिटल होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डेप्रिसिएशन इज सच एन एक्सपेंस। कभी आपने सोचा ये डेप्रिसिएशन क्यों कैलकुलेट करते हैं? डेप्रिसिएशन आपका टैक्स सेव करता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि फर्म अपने पास एक एसेट की वैल्यू को कम करती है लेकिन असल में ये ख़र्चा नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये बोर्ड मेरे पास है और मैं एक एंट्री बना दूँ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 200 रुपये और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 200 रुपये। तो क्या मैंने इस एक्सपेंस की मद में, यानी जब मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, किसी को 200 रुपये दिए कैश की सूरत में? नहीं दिए। लेकिन अगर मैं अपने पास एक एम्प्लॉय हायर करता हूँ, उसको सैलरी देता हूँ और कहता हूँ सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, तो डेफिनेटली मैंने कैश दिया। और अगर मैं बिजली का बिल पे करता तो कहूँगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, डेफिनेटली कैश पे किया। लेकिन डेप्रिसिएशन में ऐसा नहीं होता, तो डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड एक्सपेंशन ऑफ फिक्स एसेट। ये तो बहुत ही आसान है। आपने फिक्स एसेट को जब परचेज़ कर रहे हैं या उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा में ओवरहॉलिंग हो रही है या कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिल्कुल ठीक, राइट आंसर है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों ट्रीट होगा? इसकी वजह ये है कि ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, क्योंकि ये कंपनी को लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बेनिफिट दे रहा है। तो फिक्स एसेट को परचेज़ करना, उसकी एक्सपेंशन करना, ये कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देता है और यही असल में क्या है? यही असल में कैपिटल एक्सपेंडिचर का अकाउंट है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। 2019 का अकाउंटिंग का पाथ पेपर हमने आज सॉल्व किया और डेफिनेटली आपको अब इन तमाम क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करना लाजमी भूलिएगा। हमारे पेज कॉमर्स ऑनलाइन को लाइक कीजिएगा और हमारे ग्रुप कॉमर्स ऑनलाइन को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।